नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर फिर से मैं आपका एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं पुनः। और आज की क्लास हमारी BA द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की। और आज हम अलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं उसके तहत जो खिलजी शासक अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ रहे हैं, जिनका शासनकाल 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी तक 20 वर्षों का शासनकाल रहता है। उनके द्वारा किस तरह विजय अभियान किए जाते हैं ये हमने पढ़ लिया। उत्तर और दक्षिण भारत में किस तरह अपने साम्राज्य का विस्तार किया जाता है, उसके पश्चात किस तरह दिलेरी के साथ मंगोलों के आक्रमण को रोका जाता है। और आज हम उनके बारे में कुछ विशेष बातें जानेंगे। और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो राजत्व का सिद्धांत दिया गया उसके बारे में हम अलाउद्दीन खिलजी के अनुसार राजा एक शासक क्या होता है, एक सुल्तान क्या होता है, उसके नज़रिए में सुल्तान की क्या अहमियत होनी चाहिए और सुल्तान के पास क्या क्या अधिकार होते हैं, इसके बारे में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राजत्व का सिद्धांत दिया। उसी तरह बलबन ने भी अपने राजत्व का सिद्धांत दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या माना कि राजा जो शासक होता है, सुल्तान होता है, वह सर्वश्रेष्ठ होता है। बाकी जनता प्रजा उसकी सेवक और जनता होती है, बाकी मनुष्य उसके। तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि पृथ्वी के ऊपर जो सुल्तान होता है, शासक होता है, वह ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। पृथ्वी पर जो ईश्वर है, सर्वश्रेष्ठ सत्ता है, उसका प्रतिनिधि सुल्तान होता है। और सुल्तान जो राजा होते हैं उसकी इच्छा के अनुसार ही कानून होता है। जो उसकी इच्छा होती है वही कानून होता है और उसकी आज्ञा की अवहेलना करने की हिम्मत किसी में नहीं होती। और अलाउद्दीन खिलजी क्या कहता है कि राजा सबसे बुद्धिमान होता है। पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं उनमें से मनुष्य में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान राजा होता है। और राजा द्वारा जो आदेश दिया जाता है, जो आज्ञा दी जाती है, वो सर्वोच्च होती है। उसका पालन जनता को करना चाहिए। ये अलाउद्दीन खिलजी के अनुसार कहना था कि एक राजा क्या चीज़ होता है, राजा की क्या विशेषताएँ होती है, वह राजा के अंदर क्या गुण देखता है। और अलाउद्दीन खिलजी का कहना था कि राजा का कोई संबंधी नहीं होता, राजा के कोई भाई बंद नहीं होते। राजा जो ईश्वर का प्रतिनिधि है और बाकी सभी लोग जो उसके भाई बंद है वो उसके सेवक होते हैं और उसकी जनता होते हैं। जो तख्त होता है, तख्त पे बैठने वाले व्यक्ति, तख्त का मतलब यहाँ समझोगे आप, सिंहासन पर बैठने वाले व्यक्ति का कोई भी रिश्तेदार नहीं होता। और ये हमने देखा भी है कि तख्त पर जो शासक बैठे हैं, जिन्होंने तख्त प्राप्त किया और जिन्हें तख्त से उतारा गया, उनके रिश्तेदारों और संबंधियों ने उसे मौत के घाट उतार कर सिंहासन पर अधिकार किया। तो ये बात प्रमाणित भी होती है एक तरह से कि तख्त का जो होता है राजा, उसका कोई संबंधी रिश्तेदार नहीं होता है। हमेशा एक राजा को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, जो धर्म का हस्तक्षेप राज्य के अंदर अत्यधिक था, उलेमा वर्ग जो आप उसे कहोगे जो धर्मगुरु थे, धर्मगुरु, उनके द्वारा राजनीति में काफ़ी हस्तक्षेप किया जाता था। और ये राजा को, शासक को बाध्य किया जाता था कि किस तरीके से वह शासन करे और शासन की नीतियों का निर्माण करे। इस चीज़ को अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत अच्छे तरीके से समझा और उलेमाओं के हस्तक्षेप, जो धर्माधिकारियों के हस्तक्षेप है, उनसे राज्य को अलग कर दिया। अगर बात करें हम तो जो खलीफा, जो इस्लाम का सबसे बड़ा धर्मगुरु होता था बगदाद के अंदर सीरिया में, उसका भी उसने, जो अलाउद्दीन खिलजी ने, उसका भी कोई महत्व नहीं रखा यहाँ पे। और उससे किसी तरह की मान्यता, धार्मिक मान्यता लेने का कभी प्रयास नहीं किया। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि मैं अच्छे से जानता हूँ, पर्याप्त है कि किस तरीके से शासन करना चाहिए और जो राज्य और परिस्थितियों के अनुकूल होता है उसी के अनुसार मैं शासन करता हूँ। और धर्म पर जो राज्य का नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यहाँ कर लिया जाए, उलेमा वर्ग को नियंत्रित कर दिया जाता है। उलेमा वर्ग को स्पष्ट कहा जाता है कि मैं उलेमा वर्ग को राज्य की नीति निर्धारण करने का जो अवसर नहीं दूंगा, वो अधिकार उनको नहीं दूंगा। किसी तरीके के नियम और कानून बनाने के लिए मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, पर्याप्त है। मैं जो तख्त पर बैठा हूँ, सिंहासन पर बैठने वाला शासक ये चीज़ें अच्छी तरह जानता है। अगर अलाउद्दीन खिलजी के जो शासन की बात करें तो निरंकुश का मतलब किसी तरह का उस पर अंकुश नहीं हो, सारी की सारी शक्तियाँ उसके हाथ में हो। वह स्वेच्छाचारी अपनी इच्छा से ही शासन करे और अपनी इच्छा से ही कानूनों का निर्माण करे और उनकी जो पालना भी वह अपनी इच्छा अनुसार करे। अगर पालना नहीं करने वाले व्यक्तियों के लिए किस तरह का दंड दिया तय होगा, ये चीज़ें भी उससे। एक काजी मुगिसुद्दीन थे, बयाना के काजी, उन्होंने क्या है कोई सलाह की, जो वार्तालाप किया
उसके कुछ अंश है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बयाना के काजी मुगीसुद्दीन थे, उनसे उन्होंने हिंदू और मुस्लिमों के बारे में सलाह मांगी और उन्होंने पूछा कि हिंदुओं के साथ क्या करना चाहिए। तो काजी मुगीसुद्दीन द्वारा कहा जाता है कि हिंदुओं के साथ जो हमारी जो शरअ है, उनकी जो कानून में शरअ की जो किताब है इस्लाम धर्म की, उसमें कहा गया हिंदू सिर्फ खराज देने वाले, खराज यानी इनकम टैक्स यानी टैक्स कर देने वाले व्यक्ति हैं। और हिंदुओं का ये धर्म है, हिंदुओं का ये धर्म है कि अगर राजा उनसे कोई सैन्य, राजा का कोई सैन्य अधिकारी उनसे सोना मांगे, चांदी मांगे तो सॉरी, उन्हें सोना दे देना चाहिए और बगैर पूछे बगैर सोना दे देना चाहिए। अगर कोई अधिकारी उनको कहे कि आप उनके मुंह में धूल फेंके, मिट्टी फेंके, तो उनको बगैर हिचकिचाहट के मुंह खोल लेना चाहिए और मिट्टी अपने मुंह में ले लेनी चाहिए। अगर ये हिंदुओं के बारे में इसकी मान्यता थी, काजी मुगीसुद्दीन ने बताया कि हिंदुओं के साथ ऐसा व्यवहार किया जाना चाहिए। तो अलाउद्दीन खिलजी को उसने कहा कि हिंदुओं को या तो इस्लाम स्वीकार करना चाहिए या मृत्यु स्वीकार करना चाहिए, इन दोनों में से किसी एक चीज़ को चुन लेना चाहिए। ये बात सुनकर अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी प्रसन्न हुआ। इसलिए हिंदुओं के प्रति अगर हम उसकी नीति देखें अलाउद्दीन खिलजी की, तो हिंदुओं के प्रति उनकी दमनकारी नीति यहाँ पे देखने को मिलती है। अब जब राज्य धर्म पर राज्य का नियंत्रण है, धर्म को अपने अधीन कर लिया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक इसी तरह के वार्तालाप में कहा गया था कि अलाउद्दीन खिलजी अपने शब्दों में कहता है, किस तरीके से वो धर्म की व्याख्या करता है। मैं नहीं जानता कि कानून में क्या उचित है या अनुचित है, मैं नहीं जानता कि कानून में क्या उचित है या अनुचित है। जो राज्य के लिए हितकारी है, जो राज्य के लिए हितकारी है, जो परिस्थितियों अनुकूल है, उसी को मैं करने की आज्ञा देता हूँ। मैं नहीं जानता कि क़यामत के दिन, अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा। यहाँ अलाउद्दीन खिलजी का कहने का मतलब है, जो राज्य, जो कानून परिस्थितियों अनुकूल होता है, जो अनुचित और उचित है, जो राज्य की भलाई के लिए उचित है, उसी को मैं सही मानता हूँ और उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। मुझे नहीं पता कि इस्लाम कानून में क्या लिखा हुआ है और इस्लाम कानून में के अनुसार जो क़यामत का दिन होता है, न्याय का दिन है, उस दिन मेरा क्या होगा मुझे नहीं पता। अब हम बात करें ये अमीरों की शक्ति का दमन। अलाउद्दीन खिलजी ने वैसे भी अमीरों को जो कमज़ोर बना दिया और उनको अपने सेवक की तरह बना लिया। उनको अपनी इच्छानुसार वह नियुक्त करता और इच्छानुसार पद से हटा सकता। अलाउद्दीन खिलजी के सामने किसी भी अमीर की सलाह देने की हिम्मत नहीं होती। सिर्फ एक काजी जो कोतवाल थे दिल्ली के, अलाउल मुल्क, जो अलाउद्दीन के एक मित्र थे, उनके द्वारा ही सलाह देने की हिम्मत की जा सकती है और किसी अमीर की कोई हिम्मत नहीं की वो अलाउद्दीन खिलजी के सामने बोल सके और किसी तरह की सलाह दे सके। अलाउद्दीन खिलजी को तख्त पर बैठने के पश्चात जो निरंतर कई विद्रोह का सामना करना पड़ा, उसके भतीजों द्वारा उसके भांजों के द्वारा विद्रोह किया गया, उसके एक भतीजे अल्प खां के द्वारा विद्रोह किया गया और गुजरात अभियान के दौरान नवीन मुसलमान जो मंगोल थे उनके द्वारा विद्रोह किया गया, जो जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा बसाए गए थे दिल्ली के आसपास। वो राणा हमीर के पास चले जाते हैं। इसी वजह से 1201 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण किया जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने यह निष्कर्ष निकाला, अलाउद्दीन खिलजी ने काफ़ी विचार विमर्श किया कि इन बढ़ते हुए विद्रोहों का कैसे समाधान किया जाए और इनके पीछे क्या क्या कारण रहे हैं जिन वजह से विद्रोह होते हैं और इन विद्रोहों को कैसा रोका जाए। जो गहन चिंतन और करने पे अपने जो अजीज घनिष्ठ मित्र थे उनके साथ, घनिष्ठ मित्र अमीरों के साथ वार्तालाप करने के पश्चात उन्होंने मुख्यतः विद्रोह के 3 कारण जो बताए अलाउद्दीन खिलजी ने कि अमीरों की शक्ति पर अगर नियंत्रण करना है तो कौन कौन से जो समाधान करने हैं और इन विद्रोह के 3 कारण हैं। तो एक तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि गुप्तचर विभाग की असफलता। अलाउद्दीन खिलजी का मानना था कि अगर समय समय पर शासक को जनता के हर पल हर क्षण की खबर, जो जनता की मनोस्थिति और किस तरीके से अमीरों की स्थिति है, उसकी वास्तविक न्यूज़, अगर वास्तविक सूचना शासक के पास नहीं पहुंच पाती है तो गुप्तचर विभाग की कमजोरी के कारण इन विद्रोहों को प्रोत्साहन मिलता है और अमीरों की शक्ति भी निरंतर बढ़ती है। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले गुप्तचर विभाग की कमजोरी है
और उसने दूसरा जो कारण बताया दावतों और समारोह का आयोजन, दावत और समारोह के आयोजन किए जाते, वहाँ मदिरा पान किया जाता, नशा किया जाता, कई है जो नशीले पदार्थों का सेवन किया जाता। उसी दौरान जो अमीर तुर्क थे, जो उच्च श्रेणी के लोग थे, उच्चाधिकार जिनके पास पर्याप्त धन दौलत थी, उन लोगों के द्वारा वहाँ पे योजनाएं बनाई जाती कि किसको शासक बनाना, किसको गद्दी से हटाना। तो उन्होंने एक मुख्य कारण माना ये दावत और समारोह का आयोजन होता है, ये इसके मुख्य कारण है। और तीसरा उसने अमीरों के वैवाहिक व पारिवारिक संबंध, उन्होंने कहा कि अमीर साँठ गांठ करके अपनी पुत्री का विवाह, अपने पुत्र का विवाह आपस में करके और अपने कोई किसी भांजे को, कोई किसी दामाद को शासक बनाने की योजनाएं षड्यंत्र करते हैं। ये इसका मूल कारण विद्रोह का माना, क्यों वे आपस में सहयोग की भावना रखते हैं अपने रिश्तेदारों के साथ। और तीसरा चौथा इसने कहा कि अपार धन संपदा, बोले जिन लोगों के पास अत्यधिक धन संपदा है वो निठल्ले बैठे हैं और बगैर काम किए हुए, बगैर उनके पास इतना धन उपलब्ध है तो वो बाकी समय में कर्महीन हो रखे, उद्योगहीन हो रखे और बाकी समय में ऐसी बातें सोचने को लिए उन्हें पर्याप्त समय मिल जाता, विद्रोह की आशंकाएं बढ़ जाती है। अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, बोले इस समस्या का कैसे समाधान किया जाए, तो उसने 4 अध्यादेश जारी किए। अध्यादेश का अर्थ यहाँ पे आप समझोगे कानून जारी किए। अब उन कानूनों में क्या उल्लेख किया गया इसके बारे में आप देखिए। 4 कानून बनाए उन्होंने कि इस समस्या का सही मायने में समाधान कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले तो उन्होंने एक आदेश जारी किया, जो अनुदान में यानी मुफ्त में जो ज़मीन दी गई है, सरकारी ज़मीन जिस पर राजस्व भी नहीं लिया जाता है, उस भूमि की ज़्यादा से ज़्यादा जब्ती कर ली जाए, उन लोगों को उस भूमि से बेदखल कर दिया जाए और उन्हें भी राजस्व देने के लिए मजबूर किया जाए। जनता के पास जितना भी, अमीरों के पास अतिरिक्त धन है उसको जब्त कर लिया जाए, ताकि उनको ऐसी बातें करने का अवसर ना मिले, ऐसे मौके बुलाने का अवसर ना मिले और विद्रोह की विचार उनके मन में नहीं आए। क्योंकि उसके पास, जिसके पास पर्याप्त धन संपदा होगी, अच्छा खासा, तभी तो वो शस्त्र वगैरह, सेना वगैरह जुटा पाएगा और विद्रोह करने की योजना बना पाएगा। तो इसलिए इस भूमि का जब्त करे। और जो समकालीन इतिहासकार कहते हैं, बर्नी, उसी समय बर्नी जो समकालीन इतिहासकार हुए वो कहते हैं कि उच्च अधिकारियों, उच्च अमीरों और कुछ गिने चुने उच्च व्यापारियों के अलावा किसी व्यक्ति के घर में सोना देखने को ही नहीं मिलता था। ये सोना इसने, अलाउद्दीन खिलजी ने पूरा का पूरा जब्त कर लिया। उसके बाद में बहुत ही नाटकपूर्ण तरीके से उसने क्या किया, मदिरा पान का निषेध कर दिया। बोले दिल्ली के अंदर कोई व्यक्ति दारू नहीं पिएगा और अपने मदिरा पान भी नाटकीय ढंग से अलाउद्दीन खिलजी ने तोड़ दिए। बोले आज से मैं भी शराब नहीं पीऊँगा और न ही कोई दिल्ली की जनता पिएगी। अगर ऐसा करते हुए कोई पाया गया तो उसके लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसे दंड दिया जाएगा। हालांकि कुछ समय के पश्चात उसने रियायत दे दी कि लोग घरों में बैठ के शराब पी सकते हैं। अब उसने गुप्तचर व्यवस्था का संगठन किया। अब गुप्तचर व्यवस्था का जो संवाददाता नियुक्त कर दिए। बोले हर पल पल की खबर, वास्तविक परिस्थितियों की खबर, जो भी चीज़ राजा के लिए, जो राजा के लिए सुनने योग्य वह चीज़ मुझे पहुंचनी चाहिए। उसने गुप्तचर पे गुप्तचर नियुक्त कर दिया। बोले गुप्तचर भी ढंग से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। जनता में इतना खौफ हो गया लोगों में कि लोग ऐसी बातें करना ही छोड़ दिया उन्होंने कि कभी भी राजा के पास ये बात पहुंच सकती है। एक गुप्तचर पे गुप्तचर नियुक्त कर दिया जाता है। अब विवाह समारोह दावतों से पहले अनुमति, ये 4था अध्यादेश कानून, उसके तहत कहा कि अगर कोई भी अमीर विवाह करेगा तो मुझे पूछेगा कि कौन से अमीर से, उसकी अमीर के लड़के से, लड़की से शादी कर रहा हूँ, तो ये बातें तय होगी। और किसी तरह का समारोह होगा, दावत होगी तो पहले परमिशन ली जाएगी, लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। जिस तरीके से आजकल लॉकडाउन के दौरान होते, किसी भी आयोजन से पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। बोले अनुमति लेनी पड़ेगी, फिर बनाओगे कहाँ पे योजना, तुम ऐसी योजना नहीं बन पाएगी। तो अलाउद्दीन खिलजी के ये जो अध्यादेश काफ़ी कारगर हुए और विद्रोह को कुचलने में उसे बहुत आसानी मिली। उसके पश्चात अंतिम समय तक विद्रोह देखने को नहीं मिलता। ये जो नीति है उसकी कारगर सिद्ध होती है। तो विद्यार्थियों, हमने जाना कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो बलबन की तरह राजत्व सिद्धांत, बलबन ने जिस तरह राजा की प्रतिष्ठा को स्थापित करने का प्रयास किया, प्रतिष्ठा को स्थापित करने का काम किया, उसी तरह पुनः अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भी राजा शासक की प्रतिष्ठा को बनाए रखने, कायम रखने का कार्य अपने सिद्धांत के तहत किया गया। उसका मानना था
कि राजा ही सबसे सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च शक्ति है पृथ्वी पे, और ईश्वर का प्रतिनिधि उसके द्वारा दी जाने वाली आज्ञा ही अंतिम आज्ञा, और उसके मुख से निकलने वाली आज्ञा व बात ही कानून का रूप लेती है। और उलेमा वर्ग का हस्तक्षेप जो हटा दिया गया राज्य से, उसके पश्चात अमीरों की शक्ति का दमन भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सही ढंग से कर दिया जाता है, और उसके जो कारण होते हैं उन पे मनन करते हुए उसके पश्चात उसके द्वारा 4 कानून बना दिए जाते। उन कानूनों के तहत अमीरों की शक्ति को कुचल दिया जाता है, अमीरों को अपना सेवक बना लिया जाता है। तो आज हमने अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व सिद्धांत और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अमीरों की शक्ति का किस तरह दमन किया जाता है इसके बारे में जाना, और आगे की क्लास में हम अलाउद्दीन खिलजी के जो बाजार नियंत्रण कुछ जो विशेषताएं हैं उसको जानते हुए हम अलाउद्दीन खिलजी के पश्चात जो मुबारक शाह और जो खुसरो शाह जो शासक बचे खिलजी वंश के, उनको पढ़ते हुए खिलजी वंश को समाप्त करें, उसके पश्चात तुगलक वंश की शुरुआत करेंगे। बोलिए यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आया हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, आपको कुछ पूछना हो तो इसके लिए आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे पूछ सकते हो, और अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आप डाल सकते हैं। हालांकि मैंने सेकंड ईयर का अभी बनाया नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप में जल्दी बनाने वाला हूँ। और आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।